एक किस्सा है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, बड़ा मजेदार। अच्छा, बताइए। एक आदमी ने पता है $21,000 की एक कुर्सी खरीदी। क्या? $21,000 एक कुर्सी? हाँ, और जब दोस्तों ने पूछा भाई ये क्या पागलपन है, तो उसने क्या कहा बताए? क्या? बोला मुझे पता है ये पागलपन लगता है, लेकिन जब आपके पास पैसा होता है तो यही करना होता है। यही करना होता है। हाँ, सोचने वाली बात है ना। क्या वाकई यही करना होता है, या ये बस एक तरीका है दुनिया को दिखाने का कि देखो मेरे पास पैसा है? बिल्कुल, ये किस्सा एकदम सही जगह चोट करता है। आज का हमारा विषय यही है, पैसे खर्च करने की कला। और ये सिर्फ बजट या हिसाब किताब नहीं है। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। जी, ये हमारे अंदर की बात है। हमारी सोच, हमारी उम्मीदें, हम खुशी को कैसे देखते हैं, सब जुड़ा है इससे। बिल्कुल। और इसी गहराई में उतरने के लिए आज हम मॉर्गन हाउसल्स की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, उसके कुछ विचारों पर गौर करेंगे। हाँ। हमारी कोशिश ये समझने की रहेगी कि पैसा खर्च करना सिर्फ गणित क्यों नहीं है, ये एक कला कैसे है। और ये भी कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करें, सिर्फ सामान खरीदने के लिए नहीं। हाँ, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ज्यादा भरपूर बनाने के लिए। तो शुरू करें उस बड़े सवाल से। हाँ जरूर। क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? लेखक कहते हैं हाँ, खरीद सकता है, पर रास्ता सीधा नहीं है। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा है, हाईवे नहीं है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, या कोई महंगी चीज मिल जाए तो बस। हाँ, जैसे वो कहानी है ना उस मेहड़ा की, जिसे लगता था महंगा चश्मा उसे ज्यादा स्मार्ट बना देगा। हाँ, और जब नहीं हुआ तो निराशा। जी। असलियत इतनी सीधी नहीं है। पैसा कमाना एक बात है, और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना खुशी पाने के लिए, वो बिल्कुल दूसरी बात है। पैसा एक बहुत ताकतवर औजार है, पर अगर हम सावधान ना रहे ना तो ये औजार हम पर ही हावी हो सकता है। जैसे चर्चिल ने शराब के बारे में कहा था। हाँ, कि उन्होंने शराब से ज्यादा पाया है जितना शराब ने उनसे लिया। बिल्कुल, पैसे का भी कुछ ऐसा ही है। कभी कभी पैसा लोगों को इस्तेमाल करने लगता है। और ये जो हम महंगी चीजों के पीछे भागते हैं, क्या हम सच में वो चीज चाहते हैं? या उसके पीछे का वो रुतबा, दूसरों की नजरों में इज्जत, तारीफ। हाँ, लगता है कि एक बड़ी गाड़ी होगी या बड़ा घर होगा तो लोग सम्मान करेंगे। हाँ, एडम स्मिथ ने भी कहा था, ये घमंड है जो हमें खींचता है, आराम या खुशी नहीं। लेकिन क्या सच में ये चीजें वो सम्मान दिलाती हैं जो टिकता है? असली इज्जत, असली तारीफ तो अक्सर इस बात से मिलती है कि आप इंसान कैसे हैं, आपके उसूल क्या है। सही बात है। आपके गराज में कौन सी कार खड़ी है, इससे शायद ही फर्क पड़ता है। देखो, जेफ बेजोस, सालों तक वो होंडा एकॉर्ड चलाते थे। हाँ, सुना है। और स्टीव जॉब्स, उनके घर में तो कहते हैं फर्नीचर ही नहीं था सालों तक। जी। क्या इससे उनकी अहमियत कम हुई? शायद नहीं, शायद बढ़ी ही। और वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, प्यार जैसी चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि हम सम्मान अपनी शख्सियत से कमाना चाहते हैं या अपनी चीजों से? तो अगर महंगी चीजें खुशी की गारंटी नहीं है, तो फिर खुशी का राज क्या है, कहाँ मिलेगा? लेखक के हिसाब से इसका एक बड़ा हिस्सा है संतोष में। कंटेंटमेंट। अच्छा। वो मेक्सिकन मछुआरे वाली कहानी याद है? हाँ हाँ, क्लासिक है वो तो। सुनाइए ना जरा। एक अमीर अमेरिकन बिजनेसमैन छुट्टी पर मेक्सिको जाता है। ठीक है। छोटे से गांव में। हाँ। वहां वो एक मछुआरे को देखता है। हाँ। उसने बस थोड़ी सी मछलियां पकड़ी हैं और आराम कर रहा है। ठीक। तो बिजनेसमैन उसे सलाह देता है, भाई तुम और मेहनत क्यों नहीं करते, ज्यादा मछली पकड़ो, नाव खरीदो, फिर और नावें, फिर कंपनी खोलो। हाँ, स्टॉक मार्केट में जाओ, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, फिर रिटायर हो जाओ और आराम से जियो। और मछुआरे ने क्या पूछा? उसने पूछा, अच्छा रिटायर होकर मैं क्या करूंगा? तो बिजनेसमैन बोला, तुम देर तक सो सकोगे, परिवार के साथ वक्त बिता सकोगे, दोस्तों के साथ गिटार बजा सकोगे। और मछुआरे का जवाब? वो मुस्कुराया और बोला, वो सब तो मैं भी करता हूँ। कमाल है, ये कहानी सीधे दिल पर लगती है। हाँ, ये संतोष की बात है। दुनिया के सबसे खुश लोग जरूरी नहीं कि सबसे अमीर हों, बल्कि वो हैं जिनकी जरूरतें और ख्वाहिशें उनके पास जो है उसके अंदर है। बिल्कुल, वो अपने हालात से संतुष्ट हैं। लेखक अपनी सास का उदाहरण देती है ना। जी, वो बहुत कम आमदनी में भी बेहद खुश थीं। क्यों? क्योंकि उनकी चाहतें उनकी आमदनी से भी कम थीं। उनके पास जो था वो उससे ज्यादा नहीं चाहती थी। ये एक बहुत बड़ा सबक है। अगर खुशी का कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो शायद ये होगा, खुशी इज इक्वल टू आपके पास जो है डिवाइडेड बाय आपकी उम्मीदें। अच्छा, है अपॉन उम्मीदें। हाँ, मुश्किल तब होती है जब हमारी उम्मीदें हमारी कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती हैं। फिर हम एक रेस में लग जाते हैं।
अनथीन रेस। हाँ, मार्सेल प्रूस्ट ने कहा था ना कि खुशी अमीर बनने के सपने में नहीं बल्कि साधारण चीजों में सुंदरता खोजने में है। बिल्कुल। जैसे वो चित्रकार शारदान करते थे। हाँ, मतलब जो है उसकी कदर करना। जी, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। ये बात मुझे निक्सन के उस ऑब्जर्वेशन की याद दिलाती है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अक्सर सबसे दुखी होते हैं। हाँ, ये विरोधाभास है। और सिर्फ नेता नहीं, विल स्मिथ, रिक रूबिन, इन सब ने माना है कि पैसा, शोहरत सब मिलने के बाद भी अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। तो ये सवाल कि खुश रहने के लिए कितना पैसा चाहिए, ये शायद गलत दिशा में ले जाता है। शायद, बिल्कुल। असल में खुशी या दुख का जो एहसास है ना, वो अक्सर हमारी उम्मीदों और हकीकत के बीच के फासले से आता है। अच्छा। माइकल मे का उदाहरण लीजिए। वो जन्म से अंधे थे, 46 साल की उम्र में सर्जरी हुई और पहली बार देखा। ओह। पता है उन्हें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? डॉक्टर के ऑफिस का कालीन। एक साधारण सा कालीन। कालीन क्यों? क्योंकि उनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई तुलना का आधार नहीं था। उनके लिए वो मामूली कालीन भी एक चमत्कार था। वाह। संघर्ष के बाद जो मिलता है वो ज्यादा मीठा लगता है। शायद इसीलिए रोज की लग्जरी से ज्यादा मजा कभी कभार मिलने वाले छोटे से तोहफे में आता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहते हैं डाइट के बारे में, ज्यादातर वक्त हेल्दी खाओ, पर कभी कभी जंक फूड भी जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आता। सही है। तो अगर उम्मीदों को काबू में रखना इतना जरूरी है, तो फिर हम चूक कहाँ जाते हैं? पैसे खर्च करते वक्त वो कौन से जाल हैं जिनमें हम फंस जाते हैं? कई जाल हैं, पर 2-3 बहुत आम हैं। पहला है उपयोगिता बनाम हैसियत, यूटिलिटी वर्सेस स्टेटस। मतलब? हम कोई चीज इसलिए खरीदते हैं कि वो हमारे काम आएगी, या इसलिए कि वो दूसरों को हमारी हैसियत दिखाएगी। सोचिए, नकली शराब या नकली लग्जरी बैग्स का मार्केट क्यों चलता है? हाँ। अगर देखने में स्वाद में ज्यादा फर्क नहीं, तो लोग असली के लिए इतने ज्यादा पैसे क्यों देते हैं? शायद वो हैसियत खरीद रहे होते हैं। बिल्कुल। अक्सर हम चीज की उपयोगिता से ज्यादा उसकी हैसियत दिखाने की ताकत खरीद रहे होते हैं। डेविड ब्रुक्स का अफ्रीका वाला अनुभव भी कुछ ऐसा ही था ना? हाँ, उन्हें महंगे अलग थलग होटलों से ज्यादा मजा साधारण कैंप में आया, जहां वो लोगों से मिल सके, बात कर सके। महंगे होटलों ने आराम दिया, पर अनुभव छीन लिया। हाँ, हैसियत की दौड़ ने उपयोगिता कम कर दी। यहीं पर वॉरेन बफेट का वो आंतरिक स्कोर कार्ड बनाम बाहरी स्कोर कार्ड वाली बात आती है। अच्छा, वो क्या है? बाहरी स्कोर कार्ड मतलब दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आप दूसरों की नजरों में कैसे हैं। ठीक। आंतरिक स्कोर कार्ड मतलब आप खुद अपनी नजर में कैसे हैं, अपने मूल्यों पर कितने खरे उतर रहे हैं। जब हम बाहरी स्कोर कार्ड पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हम दूसरों की नकल करने लगते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। और ये खतरनाक हो सकता है। बहुत। वो 1968 की गोल्डन ग्लोब रेस की कहानी याद है, डोनाल्ड क्रोहर्स्ट की? हाँ, कुछ दुखद थी शायद। बहुत दुखद। वो बाहरी स्कोर कार्ड का परफेक्ट उदाहरण है। क्रोहर्स्ट दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो महान नाविक हैं, भले ही उनकी नाव तैयार न हो। उन्होंने झूठ बोला, नकली लॉगबुक बनाई, सिर्फ इसलिए कि दुनिया की नजरों में सफल दिखें, और अंत बहुत बुरा हुआ। और उसी रेस में एक और थे ना, मोइतेसियर। बर्नार्ड मोइतेसियर। बिल्कुल। वो जीतने के करीब थे, लेकिन रेस छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनका आंतरिक स्कोर कार्ड उन्हें कुछ और कह रहा था। उन्हें दुनिया की वाहवाही नहीं, अपनी आत्मा की शांति चाहिए थी। वो प्रशांत महासागर में कहीं निकल गए। बाप रे, ये तो एकदम विपरीत उदाहरण हो गए। जी, आंतरिक बनाम बाहरी स्कोर कार्ड। बाहरी स्कोर कार्ड पर जीने का एक और खतरा, ईर्ष्या, जलन। हाँ, दूसरों से अपनी तुलना करना। सोचिए, बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान थे। कितनी बड़ी बात है ना? लेकिन कहते हैं उन्हें इस बात का मलाल ज्यादा रहा कि वो कहले क्यों नहीं थे। ये हैसियत की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। कभी नहीं। केविन केली कहते हैं जो आज अमीरों का शौक है, कल वो आम लोगों की ख्वाहिश बन जाता है। जैसे वो हैमिल्टन म्यूजिकल। हाँ, पहले बहुत खास था, फिर डिज्नी प्लस पर आ गया, तो वो बात थोड़ी कम हो गई। हैसियत हमेशा फिसलती रहती है, और इसी तुलना और ईर्ष्या से जन्म लेता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। एक स्टडी थी, अगर आपके पड़ोस में कोई लॉटरी जीतता है, तो आपके दिवालिया होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या? सच में? क्यों? क्योंकि आप भी वैसा ही खर्च करने की कोशिश करने लगते हैं, बराबरी करने की कोशिश। अरे बाप रे। चार्ली मंगर कहते थे, ये सबसे घातक पापों में से है, इस बात की चिंता करना कि कोई और आपसे ज्यादा तेजी से अमीर हो रहा है। और एक और जाल था, आपने कहा सामाजिक कर्ज। ये क्या है? हाँ, सोशल डेट। ये वो अदृश्य कीमत है जो हम चुकाते हैं जब हमारे खर्च करने का तरीका दूसरों की हमसे उम्मीदें बदल देता है। अच्छा, कैसे?
जैसे मान लीजिए आपने बहुत महंगी कार खरीदी, अब शायद दूर के रिश्तेदार आपसे पैसे मांगने लगे। या जैसे वो ड्रग डीलर था फ्रैंक ल्यूकस, हाँ, उसने एक बहुत महंगा फर कोट पहना, सबका ध्यान गया, लेकिन पुलिस का भी ध्यान गया। ये अनचाहा ध्यान भी एक तरह का सामाजिक कर्ज था। अच्छा, तो मतलब हर खरीद का एक सामाजिक पहलू भी है जो छुपा हो सकता है। बिल्कुल। कई एथलीट करोड़ों कमाते हैं और फिर भी दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें अपने पूरे खानदान, दोस्तों, सबकी मदद करनी है। वो एक सामाजिक दबाव बन जाता है। हर महंगी चीज अपने साथ कुछ उम्मीदें लेकर आती हैं, दूसरों की भी और कभी-कभी हमारी खुद की भी। थॉरो ने कहा था ना कि किसी चीज की कीमत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो जीवन है जो हम उसके बदले देते हैं। बिल्कुल। शायद इसमें ये सामाजिक कर्ज भी शामिल है। तो ये सब तो हुए जाल, हैसियत, ईर्ष्या, सामाजिक कर्ज। इनसे बचकर अपना रास्ता कैसे खोजें? लेखक ने अमीर और धनवान में एक फर्क बताया है, रिच वर्सेस वेल्थी। वो क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। अमीर होना मतलब आपके पास पैसा है, आमदनी ज्यादा है, आप महंगी चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है। लेकिन धनवान होना, वेल्थी होना, वो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। तो फिर? धनवान होने का मतलब है पैसे के असर पर आपका नियंत्रण होना। पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, आप पैसे को करते हैं। अच्छा। धनवान होने का मतलब है वित्तीय स्वतंत्रता, अपने समय पर अपने विकल्पों पर काबू होना। वेंडरबिल्ट परिवार की कहानी, वो अमीर तो थे, बहुत अमीर थे, अमेरिका के सबसे अमीर परिवारों में से। लेकिन क्या वो धनवान थे? लेखक इशारा करते हैं कि शायद नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा उनके रिश्तों पर, उनकी खुशियों पर, उनके फैसलों पर हावी था। उनकी जिंदगी पैसे के इर्द गिर्द घूमती थी। वो पैसे के गुलाम थे, मालिक नहीं। और धनवान होने का कोई उदाहरण? चक फीनी जैसे लोग अरबपति थे, अपनी लगभग सारी दौलत चुपचाप दान कर दी। हाँ, सुना था मैंने। खुद साधारण किराए के अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने पैसे को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल, अपने मूल्यों के हिसाब से जीने के लिए। वो सही मायनों में धनवान थे। तो असली लक्ष्य अमीर दिखना नहीं, बल्कि धनवान बनना है। मतलब पैसे का इस्तेमाल आजादी खरीदने के लिए करना। बिल्कुल। लेखक के अनुसार पैसे का सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है, अपनी स्वतंत्रता खरीदना। अपने समय पर नियंत्रण। हाँ, वो काम करने की आजादी जो आप करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ समय बिताना जिनके साथ रहना चाहते हैं। हर बचाया हुआ रुपया भविष्य की आजादी का एक हिस्सा है। जी, जिसे आप आज खरीद रहे हैं। वो एंटनी वॉकर और जॉन अर्शल की कहानी है ना? हाँ, वॉकर NBA स्टार, करोड़ों कमाए, दिवालिया हो गए। और अर्शल? NFL में खेले, कम कमाया शायद, पर समझदारी से बचाया, स्वतंत्रता खरीदी और मैथ्स में PhD करने MIT चले गए। वाह। स्वतंत्रता के भी कई लेवल होते हैं। पहला, बिल चुकाने की चिंता न होना। हाँ, वो तो है। अगला, नौकरी चली जाए तो कुछ महीने गुजारा चल जाए। फिर अपनी पसंद का काम चुनने की आजादी, भले ही पैसा कम हो। और ऊपर जाएं तो दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करने की जरूरत महसूस ना करना। और सबसे ऊपर पूरी तरह वित्तीय स्वतंत्रता। हाँ, जब आप काम इसलिए नहीं करते कि जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आप करना चाहते हैं। हर बचाया हुआ डॉलर आपको इस सीढ़ी पर ऊपर ले जाता है। लेकिन ये कैसे पता चले कि किस तरह का खर्च हमें खुशी देता है? सबकी पसंद अलग होती है। सही सवाल है। समाज तो बताता है बड़ी गाड़ी लो, महंगा वेकेशन करो, पर जरूरी नहीं वो हमारे लिए काम करे। तो लेखक कहते हैं प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो। जैसे वो किताबें पढ़ने के लिए करते हैं, बहुत सारी शुरू करो, वाइड फनल, पर पूरी वही पढ़ो जो अच्छी लगे, स्ट्रॉन्ग फिल्टर, बाकी छोड़ दो। अच्छा। तो खर्च के मामले में भी यही करें। हाँ। एक बजट के अंदर रहते हुए अलग अलग चीजों पर थोड़ा थोड़ा खर्च करके देखो। जैसे कुछ पैसा यात्रा पर, कुछ अच्छे खाने पर, कुछ किसी नए अनुभव पर, कुछ किसी सामान पर। और फिर ईमानदारी से खुद से पूछो, किस चीज ने सबसे ज्यादा टिकाऊ खुशी दी? किस खर्च के बाद अच्छा लगा, किसके बाद नहीं? जो चीजें खुशी ना दें उन्हें अपने लिस्ट से हटा दो। रमित सेठी भी यही कहते हैं, जिन चीजों से प्यार है उन पर दिल खोलकर खर्च करो, बाकी सब काट दो। ये खुद को जानने का तरीका है, बजाय दूसरों की देखा देखी करने के। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक आखिरी जाल से सावधान रहना है। वो क्या? कहीं ऐसा ना हो कि बचत करना ही आपकी पहचान बन जाए। फ्रूगैलिटी, इनर्शिया, मितव्ययिता, जड़ता। मतलब कुछ लोग इतने ज्यादा बचाने वाले बन जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी जब पैसा होता है और जरूरत भी, तब भी खर्च नहीं कर पाते। अरे, वो बचत करने वाले की पहचान में इतने फंस जाते हैं कि बदल नहीं पाते। तो जरूरत पड़ने पर अपनी सोच, आदतें बदलने की क्षमता भी जरूरी है। हाँ,
जिसे शायद मानसिक तरलता कहा है। जरूरत के हिसाब से अपनी सोच और व्यवहार को बदलने की क्षमता। सच्ची स्वतंत्रता शायद तब है जब आपकी मान्यताएं इतनी कठोर ना हो कि हर जगह वही लागू हों। जैसे वो रॉकफेलर वाला किस्सा। हाँ, दुनिया के सबसे अमीर आदमी पर होटल में सबसे सस्ता कमरा लेते थे। किसी ने पूछा क्यों, तो क्या कहा? कहा क्योंकि मेरे बेटे का बाप अमीर है, मेरा बाप नहीं था। उनकी सोच परिस्थिति के हिसाब से ढल सकती थी। वो पैसे को या बचत को अपनी पहचान पर हावी नहीं होने देते थे। वाह, तो आज हमने पैसे खर्च करने की कला के कई पहलुओं को छुआ मॉर्गन हाउसेल के नजरिए से। जी, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान है, जीवन जीने की कला है। हाँ, अगर आज की बातचीत के मुख्य बिंदु देखें तो पहला, खर्च करना बहुत व्यक्तिगत है, कोई एक सही तरीका नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, सच्ची खुशी अक्सर बाहर नहीं अंदर से आती है, संतोष से, उम्मीदों को संभालने से। तीसरा, वो हैसियत की दौड़, जलन, सामाजिक कर्ज, इन जालों से बचना जरूरी है। हाँ। चौथा, पैसे का शायद सबसे अच्छा इस्तेमाल है अपनी आज़ादी खरीदना। और पांचवा, प्रयोग करके पता लगाना कि आपको क्या खुशी देता है। बिल्कुल सही। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। असली दौलत इस बात में है कि आपका अपनी जिंदगी पर कितना नियंत्रण है और क्या आप अपने मूल्यों के हिसाब से जी पा रहे हैं। बिल्कुल, और जाहिर है ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। नहीं, ये तो खर्च के पीछे के क्यों को समझने की कोशिश थी। हाँ। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। किताब में केविन कॉस्टनर की कहानी और उस अध्याय का जिक्र है, जितने भाग्यशाली हों उतने ही अच्छे बने। ये याद दिलाता है कि सफलता में, दौलत में भाग्य का बड़ा हाथ होता है, लक। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये है, अगर हम अपनी सफलता में भाग्य की इस भूमिका को मान लें, उसे स्वीकार कर लें, तो क्या इससे हमारे खर्च करने के तरीके में और दूसरों के प्रति हमारी उदारता में कोई बदलाव आ सकता है? कैसे? सोचने वाली बात है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।